हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सब लोग बढ़िया होगे। तो आज की इस वीडियो में हम काफ़ी सारी चीज़ें सीखने वाले हैं और क्या सीखने वाले हैं वो आपने स्टार्टिंग में देख ही लिया है। तो ट्यूटोरियल को ध्यान से देख लेना और सारी चीज़ों को सीख लेना। लेकिन ट्यूटोरियल स्टार्ट करने से पहले बात कर लेते हैं आज के स्पॉन्सर के बारे में, हिटपो। तो हिटपो फोटोपिया एक ऑल इन वन एआई फोटो एडिटिंग टूल है जिसकी हेल्प से आप अपनी फोटो में काफ़ी सारी चीज़ों को एडिट कर सकते हैं, जैसे कि किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी फोटो से रिमूव करना हो और या फिर आप किसी बैकग्राउंड को अपनी फोटो में से रिमूव करना चाहते हो। और यही नहीं, अगर आपकी इमेज की क्वालिटी लो है तो उसे भी आप एनहेंस करके हाई क्वालिटी में कन्वर्ट कर सकते हो। और इतना ही नहीं, आप किसी भी प्रॉम्प्ट को देके कोई भी एआई आर्ट को जनरेट कर सकते हो और लास्ट में आप अपनी पोर्ट्रेट से एआई आर्ट को जनरेट करके किसी भी सोशल मीडिया की प्रोफाइल पिक्चर पर यूज कर सकते हो। तो चलो देखते हैं कि इसे यूज कैसे करना है। तो सॉफ्टवेयर डाउनलोड एंड इंस्टॉल करने के बाद आपको डायरेक्टली आ जाना है एआई एनहांसर में और यहाँ पर चूज फाइल्स करके आपको अपनी फोटो को सिलेक्ट कर लेना है। और इसके बाद राइट साइड में काफ़ी सारी सेटिंग्स देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर फेस के जो मॉडल के मोड को है मैं शार्प पर सिलेक्ट कर लेता हूँ ताकि जो क्वालिटी है वो काफ़ी ज़्यादा शार्प निकल के आए। और बाकी सेटिंग्स भी कर सकते हो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि फेस पे जो स्क्रैचेस वगैरह है वो रिपेयर हो जाए। तो स्क्रैच रिपेयर को सिलेक्ट करके यहाँ पर रेजोल्यूशन को मैं डबल कर देता हूँ ताकि जो क्वालिटी है वो डबल निकल के आए और रेजोल्यूशन भी डबल हो जाए। इसके बाद यहाँ पर आप अप्लाई करंट सेटिंग्स टू ऑल करके अप्लाई करके यहाँ पर एक्सपोर्ट कर सकते हो। और इसके बाद ये रहा स्क्रीन पे रिजल्ट बिफोर एंड आफ्टर। तो चलो अब देख लेते हैं बैकग्राउंड रिमूवर। तो स्टार्ट लिंक पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर आपको अपनी इमेज को सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर ये कुछ ही सेकंडों में आपका जो बैकग्राउंड है उसको रिमूव कर देगा। और राइट साइड में आप इसका जो बैकग्राउंड है वो भी सिलेक्ट कर सकते हो, चाहो तो बिना बैकग्राउंड के भी इसे एक्सपोर्ट कर सकते हो, लेकिन मैं बैकग्राउंड के साथ से एक्सपोर्ट कर रहा हूँ। तो स्क्रीन पर ये रहा रिजल्ट। सो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, यू कैन चेक आउट। तो चलो अब ट्यूटोरियल को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम ये वाली इमेज डाउनलोड करने वाले हैं और इस इमेज के अंदर जो भी हम आईफोन के मॉडल्स वगैरह 3D जो एनिमेशन वगैरह होगा वो इसके अंदर लगाएंगे। तो वो सब कैसे लगाते हैं, एफस्पाई का यूज़ करके। एफस्पाई एक कैमरा मैचिंग टूल है जो काफ़ी अच्छा सॉफ्टवेयर है जिसका एड ऑन ब्लेंडर के लिए भी आता है और सॉफ्टवेयर भी आता है अलग से। तो सॉफ्टवेयर में हमें कैमरा मैचिंग करनी होती है और ब्लेंडर के एड ऑन की हेल्प से जो कैमरा मैचिंग हमने सॉफ्टवेयर में करी थी उसका जो डेटा होता है उसको ब्लेंडर में लेके जाते हैं और बाकी चीज़ें वहाँ पर क्रिएट करते हैं। तो वो कैसे इंस्टॉल करते हैं, यूट्यूब पर काफ़ी सारे ट्यूटोरियल्स वगैरह मिल जाएंगे और मैं उनका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि आप वहाँ से डाउनलोड एंड इंस्टॉल कर सको। तो उन्हें डाउनलोड इंस्टॉल करना काफ़ी ज़्यादा आसान है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये जो इमेज यूज़ करने वाला हूँ यहाँ पर, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। तो चलो आगे की चीज़ देख लेते हैं। तो यहाँ पर एरो पे क्लिक करना है आपको। तो यहाँ पर ओरिजिनल साइज़ दिखे आपको जो कि 3840 इंटू 5760। ये रेजोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा है और इसका ओरिजिनल साइज़ है, तो इसे मैं ओरिजिनल साइज़ में डाउनलोड करूँगा। और इसके बाद हम इसे कन्वर्ट करेंगे रील के फॉर्मेट में 1080 बाई 1920, जो कि हमारी इंस्टाग्राम में रील का फॉर्मेट है। और उसका रीज़न ये भी है क्योंकि अगर हम लो रेजोल्यूशन में इसे कर देंगे बाद में, लेकिन लो रेजोल्यूशन होने नहीं वाला क्योंकि हम पहले इसे हाई रेजोल्यूशन में डाउनलोड करेंगे और उसके बाद उसे हम रील फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे। तो इसका फ़ायदा ये रहता है कि जो फुल क्वालिटी इमेज होती है अगर उसको हम 1080p में कन्वर्ट कर लेंगे जो हमारे रील का फॉर्मेट है, तो जो रेजोल्यूशन में क्वालिटी लॉस होती है वो ज़्यादा नहीं होती। लेकिन आप किसी स्मॉल रेजोल्यूशन में डाउनलोड करके उसे 1080p में इंक्रीज़ करोगे तो आपकी जो इमेज है काफ़ी ज़्यादा ब्लर आएगी। तो देखो ओरिजिनल साइज़, इसको डाउनलोड कर लेना, डाउनलोड सिलेक्टेड साइज़ पे क्लिक करके तो ये डाउनलोड हो जाएगा। इसके बाद इसके बाद ये इमेज मैंने यहाँ पर डाउनलोड कर ली है, एसेट्स का फोल्डर बना लिया है। तो ये इमेज हमारी यहाँ पर आ गई है। तो इसे मैं अब आफ्टर इफेक्ट में ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूँ। तो पहले हम अपना आफ्टर इफेक्ट ओपन कर लेते हैं। तो अब जो ये इमेज हमने डाउनलोड करी है इसको मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर लूँगा आफ्टर इफेक्ट में। तो आफ्टर इफेक्ट में इंपोर्ट कर लिया यहाँ पर और यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर लो कंपोजिशन में। तो कंपोजिशन यहाँ पर क्रिएट होगी है। तो इसके बाद आप देख सकते हो इसका रेजोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा हाई है। तो यहाँ पर राइट क्लिक करना है, कंपोजिशन सेटिंग्स पे जाना है और यहाँ पर जो विड्थ है 1080 बाय 1920 कर देनी है और ओके दबा दो। इसके बाद आप देख सकते हो ये जो आपकी इमेज है काफ़ी ज़्यादा जूम हो गई क्योंकि हमने जो कंपोजिशन की सेटिंग है वो 1080 बाय 1920 कर दी है इंस्टाग्राम के रील के अकॉर्डिंग। तो इसको सिलेक्ट करो यहाँ पर और एस दबाओ, एस फॉर स्केल, और यहाँ पर 33 कर दो। तो 33 करते ही यहाँ पर देख सकते हो ब्लैक बॉर्डर आ रहे हैं। तो इसको मैं कर देता हूँ 33.5। तो इतना करते ही बिल्कुल अच्छे से फिट हो गया। तो यानी कि हमारा जो रेजोल्यूशन है वो अच्छे से सेट हो गया। इसके बाद हमें क्या करना है, खाली एक इमेज रेंडर करनी है। तो उसके लिए क्या करेंगे, क्योंकि अगर यहाँ से रेंडर करोगे डायरेक्ट तो एक वीडियो
तो ये इतना एक वीडियो कन्वर्ट हो जाएगी और हमें वीडियो नहीं चाहिए, हमें इमेज चाहिए, क्योंकि जो हमारा एफ स्पाई है वो खाली इमेज को सपोर्ट करता है। तो एक इमेज को रेंडर करने के लिए क्या करना है, कंट्रोल प्लस राइट एरो की दबाओगे तो ये फर्स्ट एक फ्रेम आगे चला जाएगा। आप इसे जो ये प्लेबैक का कर्सर है इसको भी आगे करके कर सकते हो। तो मैं इसे 1 पे ले आता हूँ। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कंट्रोल देन राइट की, यहाँ पर आ गया। इसके बाद आपको एन दबा देना है, तो यहाँ पर आपकी टाइमलाइन बंद हो जाएगी। इसके बाद कंट्रोल प्लस एम दबाओ और यहाँ पर आउटपुट मॉडल में आपको सेलेक्ट कर लेना है इमेज का फॉर्मेट। तो जेपीईजी भी सिलेक्ट कर सकते हो और पीएनजी भी कर सकते हो, दोनों इमेज का फॉर्मेट है। तो जेपीईजी सिलेक्ट कर लेता हूँ और ओके दबा देता हूँ। और आउटपुट का जो डेस्टिनेशन है मैं सेम फोल्डर में सेट कर लूँगा और यहाँ पर सेव करके यहाँ से रेंडर कर लूँगा। तो यहाँ इसके बाद आप अपने आफ्टर इफेक्ट को बंद कर सकते हो डोंट सेव, क्योंकि आफ्टर इफेक्ट की अब कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो मैं यहाँ पर आ जाता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हो ये 2 इमेज आ गई हैं। तो आफ्टर इफेक्ट ना बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारा 0 फ्रेम होता है और 1 फ्रेम होता है उन दोनों को रेंडर कर देता है, लेकिन हमें एक ही फ्रेम चाहिए, दोनों सेम ही है। तो एक को डिलीट कर दो और मैं इसको यहाँ पर बाहर ले आता हूँ यहाँ पर, और बाकी चीज़ें जो हैं उनको डिलीट कर देता हूँ। तो ये हमारा जो है ये 1080p में कन्वर्ट हो गई ये इमेज, और देख सकते हो काफ़ी क्लियर है, कितना भी जूम कर लो। तो यहाँ पर हम आईफोन के मॉडल वगैरह लगाएंगे, लेकिन उससे पहले एफ स्पाई में इसे कैमरा वैसी करनी पड़ेगी। तो अभी मैं एफ स्पाई को ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर हमारा एफ स्पाई ओपन हो गया है। तो यहाँ पर लिखा रहा है ड्रॉप एन इमेज और प्रोजेक्ट है। तो हम हमारी जो जो हमारी ये इमेज है इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर ड्रॉप कर लो, यहाँ पर ये ड्रॉप हो गया है। तो इसके बाद आपको दिख रहा है यहाँ पर इनवैलिड वैनिशिंग पॉइंट कॉन्फ़िगरेशन फेल टू कंप्लीट फोकल लेंथ। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर जो वैनिशिंग पॉइंट्स है उनको सेट करना होता है। तो एक चीज़ देख के पता चल रही होगी, तो जो हमारी बिल्डिंग है वो ऊपर की तरफ है यानी कि जी डायरेक्शन में, और जो रोड है वो वाई डायरेक्शन में है। तो इस हिसाब से हम जो हमारे वैनिशिंग पॉइंट है उसको सेट करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पर देख सकते हो 2 वैनिशिंग पॉइंट ही हम सेलेक्ट कर सकते हैं मैक्सिमम, और यहाँ पर जी तो है नहीं, एक्स है। तो हम क्या करेंगे, एक्स की जगह पॉजिटिव जी सिलेक्ट कर लेंगे, और जो ये वैनिशिंग पॉइंट है जी, इनको मैं यहाँ पर अपनी बिल्डिंग के ऊपर सेट कर लूँगा। और जो दूसरा वैनिशिंग पॉइंट है इसको भी मैं हमारी जो बिल्डिंग है उस पर सेट कर लूँगा यहाँ पर। और इसके बाद जो वाई है उसको हम अपने रोड पे सेट कर लेंगे, इसको भी मैं सेट कर लेता हूँ यहाँ पर। और जो हमारा गिज़्मो है इसको नीचे ले आओ, तो यहाँ पर देख सकते हो ये काफ़ी अच्छे से रोड के ऊपर स्टिक हो रहा है, और यहाँ से यहाँ तक लेके जाओगे इसे कहीं पर भी तो अच्छे से हो रहा है। क्योंकि आपको इस गिज़्मो को देखना होता है, क्योंकि जो जहाँ पर ये आपके एक्सिस देखो क्रिएट हो रहे हैं यही आपका ओरिजिन होने वाला है ब्लेंडर के अंदर। तो इसको ध्यान रखना, अगर आप इसे यहाँ पर रख दोगे तो ब्लेंडर में देखो आपका जो ओरिजिन है वो यहाँ से स्टार्ट होगा और काफ़ी ज़्यादा दिक्कत क्रिएट होगी। तो इसको हमेशा वहाँ पर रखना है जहाँ पर आपको अपनी चीज़ें क्रिएट करनी है, जहाँ से आपका ओरिजिन स्टार्ट होगा। तो इन सारी चीज़ों को थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा करके देख सकते हो, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, मुझे ये जो गिज़्मो है ये यहाँ पर बिल्कुल परफेक्ट चाहिए। वाई का डायरेक्शन इसी साइड होना चाहिए, जी का ऊपर की तरफ, और एक्स का हमारी तरफ होना चाहिए। तो देख सकते हो रोड पे हमने वाई वैनिशिंग पॉइंट्स लगा दी और जी इस साइड लगा दी। मैंने इनको थोड़ा सा यहाँ पर रोटेट वगैरह क्यों करा, क्योंकि जैसा आउटपुट मुझे चाहिए था वो यहाँ पर मिल गया है, ताकि इसके हिसाब से हम ब्लेंडर में काम कर सके। तो इसे थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा करके भी ये परफेक्टली काम कर देता है। लेकिन ये सारी चीज़ें आपको कैसे समझ में आएंगे, जब थोड़े आप यूज टू हो जाओगे एफ स्पाई के साथ, तो आपको सारी चीज़ समझ में आने लग जाएगी कि एफ स्पाई कैसे काम करता है। तो यहाँ पर देखो हमने इसे बिल्कुल अच्छे से सेट कर लिया है। तो इसके बाद हम बाकी चीज़ें करेंगे अपने ब्लेंडर के अंदर। तो उससे पहले क्या करना है, आपको अपने फाइल में जाना है, और तो मैं इसको देखो एसेट्स के फोल्डर में सेव कर लेता हूँ। मैं इसका नेम रख लेता हूँ कैमरा मैचिंग, और यहाँ पे इसको सेव कर लेता हूँ। तो ये सेव हो गया। इसके बाद मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं फाइल आ गई कैमरा मैचिंग की, और इसके बाद हम डायरेक्टली अपना ब्लेंडर ओपन कर लेते हैं। तो ब्लेंडर ओपन करते ही इन सारी चीज़ों को ए से सिलेक्ट करके मैं डिलीट कर दूंगा,
ए से मतलब सिलेक्ट ऑल। तो ये सारी चीज़ें डिलीट होगी। इसके बाद हमें क्या करना है, जो हमारी एफस्पाई की फ़ाइल थी उसको इंपोर्ट करना है, ताकि यहाँ पर कैमरा और जो प्लेन वगैरह है वो सारी चीज़ें क्रिएट कर सके। तो यहाँ पर फाइल में आ जाऊँगा और इसके बाद इंपोर्ट में जाऊँगा और यहाँ पर एफस्पाई का ऑप्शन दिख रहा है, इसको सिलेक्ट कर लो और वहीं पर चले जाओ जहाँ पर आपने अपनी फ़ाइल को सेव करा था अभी। तो एसेट्स में तो ये रही कैमरा मैचिंग वाली फ़ाइल, इस पर डबल क्लिक करो और इसे इंपोर्ट कर दो। तो इंपोर्ट करते देख सकते हो यहाँ पर एक कैमरा क्रिएट हो गया और ये बिल्कुल सेंटर में देखो आपका गिज़्मो यहाँ पर था, जो एफस्पाई था उसके अंदर। तो यहाँ पर देख सकते हो बिल्कुल परफेक्टली यहाँ पर क्रिएट हो रहा है। इसके बाद Shift+A से मैं एक प्लेन क्रिएट कर लूँगा यहाँ पर। तो प्लेन क्रिएट करते ही मैं नंपैड में 0 दबा के यहाँ पर देख सकता हूँ कि कितना बढ़िया से यहाँ पर क्रिएट हो गया जी, देन वाई, सॉरी एक्स। तो यहाँ पर देख सकते हो ये काफ़ी अच्छे से क्रिएट हो गया। इसके बाद मैं कैमरा के व्यू पे चला जाता हूँ। तो हमें यहाँ पर अभी आईफोन के मॉडल्स वगैरह लगाने हैं, ताकि उसके बाद हम रेंडरिंग वगैरह जो भी चीज़ें होंगी वो कर सके। तो आईफोन का मॉडल हम कहाँ से डाउनलोड करेंगे, स्केचफैब से। तो चलो स्केचफैब की वेबसाइट पे चलते हैं। तो स्केचफैब की वेबसाइट पे लॉगिन कर लो और इसके बाद मैं यहाँ पर देखो सर्च कर लेता हूँ आईफोन बॉक्स और यहाँ पर डाउनलोडेबल को अनेबल कर लो। तो इसके बाद यहाँ पर थोड़े बहुत आपको सर्च करना पड़ेगा, थोड़ा देखना पड़ेगा कि तो हाँ, तो ये रहा आईफोन का मॉडल, आईफोन का जो बॉक्स का मॉडल है। तो यहाँ पर देख सकते हो ये आईफोन के बॉक्स का मॉडल है। इसके बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन दिख रहा है डाउनलोड 3D मॉडल, इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शंस दिखेंगे। तो मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ GLTF फॉर्मेट, क्योंकि इसके साथ जो टेक्सचर्स वगैरह आते हैं पहले से अप्लाइड मिलते हैं, आपको टेक्सचर्स मैनुअली अप्लाई नहीं करने पड़ते। तो यहाँ पर डाउनलोड पे क्लिक करके इसको जहाँ पर डाउनलोड करना चाहो वहाँ पर रख लेना डाउनलोड करके। तो मैं दिखा देता हूँ, मैंने इसे डाउनलोड करके रख लिया पहले से। तो देखो मैंने यहाँ पर इसे डाउनलोड करके रख लिया। जो जिप फाइल आती है उसको मैंने एक्सट्रैक्ट कर लिया, जिप फाइल के अंदर जो भी चीज़ें थी मैंने उसे बाहर रख लिया, कहने का मतलब है। तो यहाँ पर ओपन करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर टेक्सचर्स हैं और यहाँ पर हमारा आईफोन का मॉडल है। तो एक बात आपको ध्यान रखनी है, टेक्सचर्स वगैरह जो भी फाइल है कुछ इस तरीके से ही रखनी है जैसे ये आती है, इसके साथ छेड़छाड़ मत करना, कहीं टेक्सचर्स को कहीं और उठा ले जाओ, वरना जो आपके टेक्सचर्स हैं वो ऑटोमेटिकली अप्लाइड नहीं मिलेंगे। तो क्या करते हैं, अभी इस जो आईफोन का मॉडल है GLTF फॉर्मेट में, इसको हम इंपोर्ट कर लेते हैं अपने ब्लेंडर में। तो ब्लेंडर में आ गया हूँ मैं, यहाँ पर फाइल में जाऊँगा, इंपोर्ट में जाऊँगा और यहाँ पर GLTF फॉर्मेट है तो एसेट्स में, और ये आईफोन का फोल्डर। इसके बाद ये सीन नेम से है scene.gltf, इस पर डबल क्लिक करोगे तो आपके आईफोन का मॉडल यहाँ पर आ जाएगा। तो अभी हम एक चीज़ करेंगे, तो आईफोन का मॉडल इसको सिलेक्ट करो। ये एक एम्प्टी वगैरह के साथ सिलेक्ट है, जो काफ़ी सारी एम्प्टी है, देखो ये काफ़ी दिक्कत क्रिएट करेगा आगे जाके। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आईफोन का बॉक्स सिलेक्ट है, Alt+P, यहाँ पर क्लियर एंड कीप ट्रांसफॉर्म कर देंगे। और इसके बाद देख सकते हो जो आईफोन का मॉडल है, ये जो एम्प्टी वगैरह थे इनसे डिस्कनेक्ट हो गया, मतलब कि अनपेरेंट हो गया, इनके साथ पेरेंट नहीं है अब। तो ये बाकी चीज़ें जो नीचे की है, शिफ्ट होल्ड करके नीचे तक सिलेक्ट करूँगा और डिलीट दबा के मैं डिलीट कर दूँगा। तो और इसके बाद जो हमारा क्यूब है इसका नेम रख लेते हैं हम आईफोन। और यहाँ पर मैं मटेरियल प्रीव्यू में जाके आपको दिखा सकता हूँ कि यहाँ पर देख सकते हो आप जूम करके जो टेक्सचर्स वगैरह थे वो अप्लाइड है जैसे मैंने आपको बताया था। तो क्या करूँगा मैं, S से मैं इसकी स्केलिंग को इंक्रीज़ कर लूँगा और मैं इसको, हाँ तो देख सकते हो ये आईफोन का मॉडल आ गया। यहाँ पर हम सॉलिड व्यू में चले जाते हैं वापस से। तो हमें ना यहाँ पर कुछ सेटिंग्स वगैरह करनी पड़ेंगी, करने की ज़रूरत पड़ेगी कि नहीं पहले देख लेते हैं। तो ये सिलेक्ट है, टैब दबा के मैं एडिट मोड में चला जाऊँगा। तो एडिट मोड में आके यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो इसके सब डिविजन्स हैं, जो मैश वगैरह है, वो काफ़ी ज़्यादा गलत तरीके से यहाँ पर बीच में क्रिएट हो रही है, देखो सारी जगह पर। तो हमें इसे सही करना पड़ेगा ताकि जो हमारा आईफोन का बॉक्स है वो बिल्कुल क्यूब की शेप में आ सके, ताकि हम रिजिड बॉडी बाद में लगाएं तो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से काम करे जैसा हम चाहते हैं। क्योंकि अगर इस पर लगा दोगे तो ये बिल्कुल परफेक्ट तरीके से काम नहीं करेगा। मैं आपको दिखा देता हूँ। तो टैब दबा के मैं एडिट मोड से बाहर चला जाता हूँ और मैं इसको ऊपर कर लूँगा और मैं इसको थोड़ा टेढ़ा कर लेता हूँ। तो मैं सिलेक्ट करके यहाँ पर फिजिक्स में जाऊँगा और रिजिड बॉडी लगा दूँगा। इसे एक्टिव रहने दो और जिससे आपको कोलाइड कराना होता है उस पर रिजिड बॉडी लगती है पैसिव, यहाँ पर पैसिव लगा दो और मैं
फर्स्ट ट्रेन पे हूँ, 0 पे आके इसको प्ले करके देख सकते हो। तो देख सकते हो ये किस तरीके से काम कर रहा है, जैसा हमें चाहिए भी नहीं है उस तरीके से काम कर रहे हैं। और इसके बाद यहाँ पर अगर आप बॉक्स भी सिलेक्ट कर लेते हो, सॉरी बॉक्स इस पर नहीं करना, बॉक्स आपको इसके ऊपर सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर मैं बॉक्स लगा देता हूँ। तो देख सकते हो ये जो बॉक्स क्रिएट हो रहा है रिजिड बॉडी का, ये काफ़ी ज़्यादा बाहर जा रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हो किस तरीके से काम कर रहा है। तो हमें ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं चाहिए, तो इसलिए मैं बोल रहा था हमें सही करनी पड़ेगी कुछ चीज़ें। तो कंट्रोल जी से मैं अंडू कर देता हूँ सारी चीज़ों को, और जहाँ पर हमारा बॉक्स था मैं उसे वहाँ पर ले आता हूँ। तो यहाँ पर आ गया है। अब चलो उन चीज़ों को फिक्स करते हैं, वो कैसे करते हैं चलो देख लेते हैं। तो इसको सिलेक्ट करो, टैब दबा के एडिट मोड में आ जाओ, और यहाँ पर ऊपर जाना है। यहाँ पर सिलेक्शन मोड होते हैं काफ़ी अलग अलग, एज मोड होता है, वर्टेक्स ग्रुप होता है, और फेस मोड होता है। तो यहाँ पर मैं चला जाऊँगा एज मोड में। तो एज मोड सेलेक्ट कर लो। अब खाली आपके एज वगैरह ही सिलेक्ट होंगे, तो इस एज को सिलेक्ट करो, और यहाँ पर आपको डिलीट दबा देना है। तो क्या करना है, ये आपका एज सिलेक्ट है, इसके बाद आपको डिलीट दबा देना है। डिलीट दबाते यहाँ पर क्या करना है, आपको लिमिटेड डिज़ोल्व कर देना है। तो इसके साथ डिज़ोल्व हो जाएगा। इसको भी सिलेक्ट करो, डिलीट और लिमिटेड डिज़ोल्व, और इसके बाद इसको सिलेक्ट करो, डिलीट लिमिटेड डिज़ोल्व, और इसको सिलेक्ट करो, डिलीट और लिमिटेड डिज़ोल्व, और ये ऊपर है एक, इसको भी सिलेक्ट करो, डिलीट और लिमिटेड डिज़ोल्व, और एक नीचे की साइड भी होगा। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, टैब दबा के एडिट मोड से बाहर आ जाता है एक बार। जो हमारा प्लेन है इसकी विजिबिलिटी को ऑफ कर देता हूँ एक बार। इसको सिलेक्ट करके टैब दबा के मैं दोबारा से एडिट मोड में आ जाऊँगा। ये नीचे जैसा कि मैंने बोला था, इसको सिलेक्ट करो, और यहाँ पर डिलीट और लिमिटेड डिज़ोल्व। तो ये डिज़ोल्व हो गए सारे जो भी एजेस वगैरह थे। इसके बाद प्लेन को मैं अनेबल कर दूंगा इसकी विजिबिलिटी। तो यहाँ पर ये आ गया। इसके बाद हमें यहाँ पर ना रिजिड बॉडी फिजिक्स लगानी है, तो वो सब कैसे लगेगा, लेकिन उससे पहले क्या करना है आपको, हमने इसकी स्केलिंग को इंक्रीज़ वगैरह करा था। तो स्केलिंग इंक्रीज़ करो चाहे पोजीशन करो, ये सारी चीज़ें करने के बाद अगर आप फिज़िक्स वगैरह लगाने वाले हो, तो आपको एक चीज़ करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, तभी आपकी जो फिज़िक्स होती है वो अच्छे से काम करती है। तो उसको सिलेक्ट करो, इसके बाद Ctrl+A दबाओ, और यहाँ पर क्या करना है, जो भी चीज़ें आपने करी थी उनको अप्लाई कर देना है। तो यहाँ पर अप्लाई और ट्रांसफॉर्म्स, तो यहाँ पर अच्छे से ट्रांसफॉर्म हो गया। तो अब जो रिजिड बॉडी जो भी फिजिक्स वगैरह होगी वो अच्छे से काम करेगी, बिल्कुल एक्यूरेट। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, मैं इसको, हाँ तो देखो इसका जो गिज़्मो है वो इसके मिडल में है। तो इसका ऑब्जेक्ट में जब सेट ओरिजिन ज्योमेट्री टू ओरिजिन, तो यहाँ पर देख सकते हो ये बिल्कुल सेंटर में आ गया है। जो आपका गिज़्मो था वो सेंटर में आ गया है, और नमपैड में 1 दबा दो तो ये साइड व्यू में आ गया है। और अब इसके बाद मैं इसको थोड़ा ऊपर ले जाऊँगा, और ये गिज़्मो अपने बीच में क्यों लाया था, क्योंकि जो मैंने आपको पहले दिखाया था ना रिजिड बॉडी का, जो हमारा जो क्यूब है नीचे की साइड जा रहा था वो गिज़्मो के हिसाब से जाता है। तो अब गिज़्मो बीच में आ गया है, तो रिजिड बॉडी का जो क्यूब होगा वो बिल्कुल सेंटर में आएगा, और आपकी रिजिड बॉडी बिल्कुल अच्छे से काम करेगी। तो यही रीज़न है इसको करने का। जी देन जी फॉर ग्रैब, एज जी फॉर जी डायरेक्शन, इसको यहाँ पर ले आओ। हाँ तो यहाँ पर आ गया, दबा के मैं एडिट मोड से बाहर आता हूँ, गलती से एडिट मोड के अंदर चला गया था। तो यहाँ पर देखो मैं इसके ऊपर रिजिड बॉडी लगा देता हूँ, और एक्टिव की जगह पैसिव, और इसको सिलेक्ट करूँगा रिजिड बॉडी, और इसके बाद यहाँ पर शेप को हम बॉक्स सेलेक्ट कर लेंगे। तो देख सकते हो अब ये बॉक्स बिल्कुल अच्छे से फिट है। इसके बाद प्ले भी करके देख सकते हो, ये यहाँ से बिल्कुल भी नहीं हिल रहा है, क्योंकि अगर ये ऊपर से ड्रॉप होता तो थोड़ा सा मूवमेंट होता है इसमें, लेकिन ये बिल्कुल एक ही जगह पे कांस्टेंट है, तो कोई भी मूवमेंट नहीं होगा। तो इसके बाद फर्स्ट स्ट्रिंग पे आ जाओ, 0 पे आ जाओ चाहे। तो इसके बाद हमें कुछ डुप्लीकेट करना है इसे, ताकि यहाँ से यहाँ तक मैं एक बार नमपैड में 0 दबा के कैमरा के ऊपर चला जाता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हो थोड़ा इसका रोटेशन ना इस साइड हो तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो मैं इसको थोड़ा सा रोटेट कर लेता हूँ, लेकिन उससे पहले देखो हम इसे ना डुप्लीकेट वगैरह कर लेते हैं। तो देखो इतनी सारी चीज़ें ये हो गई हैं हमारी। इसके बाद मैं क्या करूँगा, इसको सिलेक्ट करके डुप्लीकेट करूँगा, ताकि ये जो बॉक्सेस हैं वो 4-5 बॉक्सेस हो जाए यहाँ पर। तो उसके लिए 7 दबा के मैं टॉप व्यू में आ जाता हूँ, और Shift+D से डुप्लीकेट करूँगा इसको। Shift+D से डुप्लीकेट कर लूँगा एक बार और, इसके बाद Shift+D से एक बार और डुप्लीकेट कर लूँगा, और Shift+D से एक बार और डुप्लीकेट कर लूँगा। तो इतने सारे बॉक्सेस यहाँ पर डुप्लीकेट सही है। इसके बाद मैं क्या करूँगा, इनको मैं थोड़ा रोटेट कर लूँगा। तो इन सबको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ शिफ्ट होल्ड करके, और यहाँ पर रोटेशन में आ जाऊँगा,
और इनको थोड़ा इस तरीके से रोटेट कर लूँगा और यहाँ पर आ जाता हूँ और कैमरा के ऊपर जाके देख लेते हैं कि कैसा लग रहा है। हाँ, तो इसे थोड़ा पीछे ले जाओ, थोड़ा यहाँ पे ले जाओ और देख सकते हो इसको मैं, जो इसका साइज़ है एस से मैं इस प्लेन को इंक्रीज़ कर लेता हूँ। और सबसे पहले हम फाइल को सेव कर लेते हैं, तो यहाँ पर मैं एडिट के नेम से सेव कर देता हूँ। और आपको प्रोजेक्ट फाइल जो भी चाहिए वो मेरे पेट्रेन पे जाके वहाँ से ले सकते हो। पेट्रेन पे सारी प्रोजेक्ट फाइल अवेलेबल है, जितने भी ट्यूटोरियल्स हमने बनाए हैं उन सब की फाइल्स आपको वहाँ पर मिल जाएगी। तो पेट्रेन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हो। तो इसके बाद मैं फर्स्ट वाले बॉक्स को सिलेक्ट कर लेता हूँ एक बार और यहाँ पर फिज़िक्स में जाऊँगा और यहाँ पर रिजिड बॉडी लगा दूँगा और यहाँ पर कन्वेक्स की जगह मैं बॉक्स सेलेक्ट कर लूँगा। तो इसके बाद यहाँ पर हमें क्या करना है, जो इसकी फ़िज़िक्स इस पर लगा रखी है हम सारों पे सेम ही फिज़िक्स लगाएंगे। तो इसको सिलेक्ट कर लो, रिजिड बॉडी और यहाँ पर बॉक्स, रिजिड बॉडी, इसको भी बॉक्स सेलेक्ट कर लेता हूँ और रिजिड बॉडी, इसको भी बॉक्स सेलेक्ट कर लेता हूँ, रिजिड बॉडी और इसको भी बॉक्स सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हो रिजिड बॉडी भी सारों पे सेम लगी है। यहाँ पे प्ले करके देखोगे तो कोई भी मूवमेंट नहीं हो रहा है। तो इनमें मूवमेंट लाने के लिए क्या करना है हमें, तो Shift+A से मैं यहाँ पर एक UV स्फीयर ले आऊँगा और 7 दबा के मैं टॉप व्यू में चला जाता हूँ और UV स्फीयर की जो स्केलिंग है S से हम थोड़ी कम कर देंगे। इसको मैं यहाँ पर ले आता हूँ और यहाँ पर, और इसके बाद मैं थोड़ा इसे ऊपर ले आऊँगा। तो यहाँ पर आ गया है। तो इसके बाद फर्स्ट फ्रेम पे आ जाओ और इसको आई दबाओ, लोकेशन पे की फ्रेम लगा दो। इसके बाद मैं यहाँ पर ले आता हूँ इसे, तो यहाँ पर आ गया है। मैं मैं 30 फ्रेम पे आ जाता हूँ और इसको यहाँ पर ले आओ। इसके बाद आई से मैं लोकेशन पे एक और की फ्रेम लगा दूंगा। तो यहाँ पर देख सकते हो ये यहाँ से यहाँ तक एनिमेट हो रहा है, लेकिन कोई भी चेंजेस यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहे। तो उसके लिए क्या करना है, रिजिड बॉडी लगाओ इसके ऊपर और इसको एनिमेटेड कर दो और बाकी चीज़ें ऐसी ही रहने देनी है। तो इसको एनिमेटेड करना ध्यान रखना, क्योंकि हमने इसे एनिमेट करा है और रिजिड बॉडी अप्लाई है, तो ये इसी तरीके से काम करेगा। तो इसके बाद आप 0 फ्रेम पे आ जाओ और यहाँ से प्ले करके देख सकते हो। तो ये कुछ इस तरीके से होगा। तो अभी मुझे लग रहा है कि ये जो शॉट है वो थोड़ा धीरे लग रहा है इसके ऊपर। तो मैं 30 फ्रेम पे आऊँगा और इसको ना मैं थोड़ा आगे ले जाता हूँ यहाँ तक और आई दबा के लोकेशन पे की फ्रेम लगा दूँगा और मैं दोबारा से 0 पे आ जाऊँगा और इसको प्ले करके देख लेते हैं अब। तो अब ये देख सकते हो कुछ इस तरीके से काम कर रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हो तो हमारे जो आईफोन के बॉक्सेस हैं वो कुछ इस तरीके से गिर रहे हैं। और इसके बाद हमें इसे बेक कर लेना है। तो बेक के लिए क्या करना है, यहाँ पर सीन में आ जाओ, लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे, जो एंड फ्रेम है हमारी टाइमलाइन का 200 कर लेता हूँ, ताकि जो हमारी वीडियो कुछ 8 सेकंड तक ही बने। तो यहाँ पर देख सकते हो ये आगे बेक नहीं है क्योंकि यहाँ पर एनिमेशन ख़त्म हो गया है, लेकिन हम इसे आगे भी बेक करेंगे थोड़ा। तो उसके लिए क्या करना है, आपको रिजिड बॉडी में आ जाओ और यहाँ पर क्या करना है, कैच में आ जाओ और यहाँ पर एंड फ्रेम आपको 200 सेट कर लेना है जो आपकी टाइमलाइन का है। इसके बाद आपको बेक ऑल डायनेमिक्स कर देना है। तो ये बेक हो गया है। इसके बाद आप ऐसे भी प्ले करके देख लोगे तो ये बिल्कुल अच्छे से काम करेगा। अब आपको 0 फ्रेम से बार बार प्ले करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ब्लेंडर में जब भी फिज़िक्स को आपको देखना होता है आपके रियल टाइम में, आपको हमेशा 0 फ्रेम से प्ले करना होता है बार बार। अगर बीच में से करोगे तो लैग वगैरह हो जाएगा और जो चीज़ें होने वाली वो एक्यूरेट नहीं दिखती, इसलिए हमें बार बार ब्लेंडर में इस तरीके से प्ले करके देखना पड़ता है। तो मैं क्या करूँगा, जो हमारा ये स्फीयर है इसको आप डिलीट भी कर सकते हो, लेकिन मैं इसे हाइड कर दूंगा। यहाँ पर जो आपको एक कैमरा दिख रहा है यहाँ पर कलेक्शन में, इसको डिसेबल कर दो तो ये आपका जो है स्फीयर ये रेंडर में नहीं दिखेगा। यहाँ से मैं इसकी विजिबिलिटी को भी ऑफ कर देता हूँ। तो अब देख सकते हो इसके बाद जो आपका स्फीयर है वो दिखाई भी नहीं दे रहा, लेकिन फिर भी यहाँ पर एनिमेशन वगैरह अप्लाइड है। तो इसके बाद
हम चले जाते हैं यहाँ पर रेंडर में और रेंडर साइकिल्स वगैरह कर लेते हैं बाकी की। तो रेंडर इंजन को मैं साइकिल्स पर सेट कर लूँगा, CPU को मैं GPU पर, ताकि GPU पर रेंडर हो। और यहाँ पर मैक्स सैंपल 100 और यहाँ पर मैक्स सैंपल 100 और यहाँ पर मैं रेंडर कर लूँगा। और रेंडर करते ही यहाँ पर कोई भी लाइट वगैरह नहीं है और काफ़ी गलत तरीके से सारी चीज़ दिखाई दे रही है। तो ये जो हमारा प्लेन है, सबसे पहले हम इसे शैडो कैचर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर जाऊँगा ऑब्जेक्ट में और यहाँ पर विजिबिलिटी, यहाँ पर मास्क की जगह शैडो कैचर में कन्वर्ट कर दो। तो अभी ये दिखाई दे रहा है क्योंकि यहाँ पर हमने HDRI वगैरह अप्लाई नहीं करा है, तो यहाँ पर शैडो कैचर में अप्लाई हो गया ये। इसके बाद मैं देखो ब्लेंडर किट का यूज़ करने वाला हूँ, तो ब्लेंडर किट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। और HDRI वगैरह इसके अंदर ही मिल जाते हैं, आपको बाहर कहीं ढूंढना नहीं पड़ता। यहाँ पर ब्लेंडर किट में आगे HDRs में आ जाऊँगा और यहाँ पर देखो सर्च कर लेते हैं HDRs। अगर हमें हमारे सीन के हिसाब से कोई HDRI देखने को मिलता है तो मुझे ये वाला लग रहा है, देखो क्योंकि इसकी लाइट वगैरह वो बिल्कुल सेम जैसी आ रही है, तो यहाँ पर देख सकते हो। और जो हमारी इमेज थी मैं दिखा देता हूँ, इसकी लाइट का कलर भी थोड़ा बहुत सेम है। और यहाँ पर शेडोज़ में दिखा देता हूँ, ये शेडोज़ लेफ़्ट की तरफ जा रही है, मतलब कि जो हमारा सन है वो राइट की तरफ है। लेकिन जो इसमें जो ये HDRI है, इसका सन देखो आगे की तरफ है, तो इसको हम रोटेट वगैरह करके हमारे सीन के हिसाब से सेट कर लेंगे। लेकिन इस पर क्लिक कर दो एक बार और ये डाउनलोड का जो रेजोल्यूशन है 2048 रहने दो, इसको ओके दबा दो, तो यहाँ पर ये डाउनलोड हो जाएगा। तो यहाँ पर ये डाउनलोड हो गया है। इसके बाद देख सकते हो जो शैडो कैचर में बोल रहा था वो कन्वर्ट हो गया है, लेकिन जो हमारी सन का डायरेक्शन है वो उस साइड है, तो हमें इसे रोटेट करके इस साइड लाना है ताकि जो इसकी शेडोज़ वगैरह वो इस साइड क्रिएट हो। तो उसके लिए क्या करते हैं, तो देखो यहाँ पर प्लस का आइकन आ जाएगा, यहाँ से ड्रैग कर देना तो न्यू विंडो खुल जाएगी। यहाँ पर जाओ शेडर एडिटर में, ऑब्जेक्ट की जगह वर्ल्ड में चले जाओ और यहाँ पर देखो ये नोड ओपन मिलेगी आपको। अगर ये नोड आपके ओपन ना मिले तो आपको Ctrl+T से ओपन कर देना है, तो Ctrl+T से ये नोड ओपन हो जाएगी। अगर ये फिर भी ओपन ना हो Ctrl+T से, तो एडिट में जाना है, प्रेफरेंसेस, और यहाँ पर आपको क्या करना है, नोड रेंगल जो ये एड ऑन दिख रहा है ब्लेंडर का इनबिल्ट होता है, इसको अनेबल कर लेना और यहाँ पर सेव प्रेफरेंसेस कर लेना। इसके बाद कंट्रोल इसको सेलेक्ट करके Ctrl+T दबाओगे तो ये नोड ओपन हो जाएगी। यहाँ पर मैं एन दबा के इसको बंद कर देता हूँ। तो यहाँ तक सारी चीज़ समझ में आ गई। तो ये रोटेशन है इसका हमारा HDRI का, तो मैं इसको रोटेशन को देखो उस साइड कर लूँगा। तो हमारी इमेज यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही, तो उसके लिए क्या करूँगा, मैं यहाँ पर रेंडर में आ जाता हूँ और यहाँ पर जाऊँगा और ट्रांसपेरेंट को अनेबल कर दूँगा। तो इसके बाद आपकी जो इमेज है वो दिखने स्टार्ट हो जाएगी। और कैमरा में चला जाता हूँ, यहाँ पर जो बैकग्राउंड इमेज है इसकी ओपेसिटी को इंक्रीज़ कर लो तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो यहाँ पर देख सकते हो जो शेडो वगैरह वो इतनी ज़्यादा डार्क नहीं दिख रही, तो उसके लिए आप अब क्या करेंगे, दूसरा HDRI ट्राई करेंगे, क्योंकि HDRI हमेशा इसी तरीके से ट्राई करने होते हैं आपको। तो आपको देख लेना है जिसमें आपकी जो शेडो है वो हार्ड बननी चाहिए काफ़ी ज़्यादा। तो ये वाला HDRI ट्राई कर लेते हैं एक बार। हाँ, इसमें देख सकते हो शेडोज़ वगैरह काफ़ी अच्छे से बन रही है जैसी हमें चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, अब इसको 0 कर देता हूँ। सॉरी, हमें रोटेशन करनी है। तो यहाँ पर ये हो गया है। तो आपको थोड़े बहुत एक्सपेरिमेंट करने पड़ते हैं यहाँ पर। यहाँ पर हो गया है। मैं यहाँ पर वर्ल्ड प्रॉपर्टीज़ में चला जाऊँगा और यहाँ पर इसको 2 कर लेता हूँ एक बार। हाँ, तो यहाँ पर देख सकते हो। इसके बाद मैं इसको थोड़ा इस साइड रोटेट कर लूँगा। और जो हमारे बॉक्सेस का कलर वगैरह है इसको हम देखो आफ्टर इफेक्ट में सेट कर सकते हैं। जो शेडो उसको भी डार्क वगैरह कर लेंगे वहाँ पर, लेकिन जो शेडो का डायरेक्शन है वो बिल्कुल अच्छे से आपको सेट कर लेना है यहीं पर ही, क्योंकि वो आफ्टर इफेक्ट में नहीं कर सकते। अब तो यहाँ पर ये अच्छे से हो गया है।
इसके बाद मैं यहाँ पर रेंडर में चला जाऊँगा और मोशन ब्लर को अनेबल कर लूँगा। तो ये अनेबल हो गया है। तो यहाँ पर सारी चीज़ें हमारी हो गई। अब इसे रेंडर कैसे करना है, तो उसके लिए कंपोजिटिंग में आ जाओ और यूज़ नोड को अनेबल कर दो। हाँ, तो यहाँ पर देख लिया मैंने, यहाँ पर खाली रेंडर लेयर है, जो पीछे की जो इमेज है वो रेंडर होकर नहीं आ रही, क्योंकि बाकी चीज़ें हम आफ्टर इफेक्ट में करने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं थोड़ा इसको देख सकते हो। हाँ, तो ये सारी चीज़ें हो गई। इसके बाद रेंडर इमेज करके देख सकते हो यहाँ पर। तो यहाँ पर रेंडर हो गया है, तो पीछे की इमेज नहीं आ रही जैसा हमें चाहिए। तो इसके बाद आउटपुट सेटिंग्स देख लेते हैं। तो रेंडर सेटिंग आप देख सकते हो, मैक्स एपल 100 कर सकते हो, मोशन ब्लर को अनेबल कर लेना। आउटपुट सेटिंग में आ जाता हूँ और यहाँ पर आउटपुट का सेट कर लो जहाँ पर आपको चाहिए। तो मैं इसे उसी फोल्डर में सिलेक्ट कर लेता हूँ जो हमारा एसेट्स वगैरह फोल्डर है। एसेट्स के अंदर मैं रेंडर नेम से एक फोल्डर बना लूँगा और एक्सेप्ट यहाँ पर, और कंप्रेशन की वैल्यू को 0 कर दूंगा और ऐसे RGBA रहने देना, मतलब कि RGB प्लस अल्फ़ा, तभी ये ट्रांसपेरेंट आएगा पीछे से। तो ये सारी सेटिंग्स ऐसे रहने देना। और इसके बाद यहाँ पर जो आपके स्टार्ट फ्रेम से लेकर 200 फ्रेम तक ये रेंडर हो जाएगा। तो मैं इसे थोड़ा छोटा करने की सोच रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर हमारा एनिमेशन ख़त्म हो जा रहा है। तो इसे मैं देखो 150 कर लेते हैं। चलो 150 हो गया, तो ये पूरे 150 फ्रेम तक यहाँ तक रेंडर हो जाएगा। तो ये सारी सेटिंग्स हमारी हो चुकी है। इसके बाद रेंडर में जाओ, रेंडर एनिमेशन कर लो। तो ये फर्स्ट फ्रेम से लेकर पूरा 150 फ्रेम तक रेंडर करता रहेगा। उसके बाद जो हमारा इमेज सीक्वेंस आएगा, यहाँ पर हमने देखो इमेज सीक्वेंस फाइल फॉर्मेट PNG रखा है। तो PNG का जो सीक्वेंस आएगा उससे हम आफ्टर इफेक्ट में लेके जाएंगे और जो हमारे शेडो वगैरह है वो देख लेंगे सही है कि नहीं, और थोड़ा बहुत कलर करेक्शन कर लेंगे। तो बाकी की चीज़ें हम रेंडर के बाद देखते हैं। तो मैं मिलता हूँ आपको रेंडर के बाद। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे पूरे 150 फ्रेम रेंडर हो गए हैं। और इसके बाद मैं आपको रेंडर के फोल्डर में जाके दिखा देता हूँ। यहाँ पर देख सकते हो सारे ट्रांसपेरेंट है और एक PNG सीक्वेंस पर रेंडर हो गए और सारी चीज़ें जो भी सेटिंग्स वगैरह थी उनके साथ रेंडर हो गया। तो इसके बाद मैं आफ्टर इफेक्ट ओपन कर लेता हूँ और जो हमारी इमेज है उसको इंपोर्ट करेंगे और उसके ऊपर जो ये हमारा ट्रांसपेरेंट के जो रेंडर्स वगैरह उनको लगाएंगे और एक वीडियो में कन्वर्ट करेंगे। तो आफ्टर इफेक्ट मेरा पहले से ओपन है। यहाँ पर मैं इस इमेज को यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर लूँगा और इसके अंदर कॉम्पोजिशन में मैं डाल के कॉम्पोजिशन क्रिएट कर लूँगा। इसके बाद हमें यहाँ पर लानी है हमारी जो रेंडर की जो इमेज सीक्वेंस है उसको। उसके लिए यहाँ पर डबल क्लिक करो और यहाँ पर मैं रेंडर के फोल्डर में आ गया हूँ। और इसके बाद फर्स्ट फ्रेम को सिलेक्ट कर लो। ध्यान रखना फर्स्ट को सिलेक्ट करना, तभी ये फर्स्ट फ्रेम से सिलेक्ट होगा जो पूरा सीक्वेंस है। इसको सिलेक्ट करके PNG सीक्वेंस से ये डिसेबल हो तो इसको अनेबल कर देना और फर्स्ट को सिलेक्ट कर लेना और इसके बाद इंपोर्ट कर लो। और इसके बाद एक सेटिंग कर लेते हैं। यहाँ पर राइट क्लिक करो, यहाँ पर इंटरप्रेट फुटेज, यहाँ पर मेन में चले जाओ और यहाँ पर 30 फ्रेम की जगह मैं 25 फ्रेम कर लेता हूँ और यहाँ पर ओके दबा देता हूँ। और इसको मैं यहाँ पर इंपोर्ट करने से पहले एक चीज़ करेंगे, यहाँ पर राइट क्लिक करूँगा, कंपोजिशन सेटिंग्स, और यहाँ पर 60 फ्रेम है, मैं इसको 25 कर लूँगा, क्योंकि हमारी कंपोजिशन का जो फ्रेम रेट है, जो भी FPS है, वो इक्वल होने चाहिए हमारे जो सीक्वेंस है जो रेंडर का है उसके इक्वल होना चाहिए। तो दोनों इक्वल हो गए। मैं इसको यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर लूँगा और इसके बाद जो इसका लास्ट फ्रेम है, लास्ट फ्रेम पे आने के लिए आपको कीबोर्ड में O दबा देना है। तो O दबाते ही ये लास्ट फ्रेम पे आ जाएगा। इसके बाद N दबा दो और यहाँ पर बीच में अपने कर्सर को ले आओ, यहाँ पर राइट क्लिक करके ट्रिम कॉम टू वर्क एरिया। तो यहाँ पर देख सकते हो हमारी जो टाइमलाइन है वो पूरी यहाँ पर हो गई है। इसके बाद आप देख सकते हो कितने अच्छे से काम कर रहा है। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले ना एक चीज़ कर लेते हैं, यहाँ से मैं इसको ड्रैग करके सेट कर लेता हूँ। हाँ, तो अभी अच्छे से दिख रहा है। इसको सेलेक्ट करो, ऊपर वाली जो लेयर है हमारी रेंडर की, इसके बाद Ctrl+D से डुप्लीकेट कर लो। यहाँ पर डुप्लीकेट करते देख सकते हैं शेडो नीचे डार्क हो गई है। अगर एक बार और डुप्लीकेट करोगे तो और डार्क हो जाएगी और अब ये बिल्कुल मैच हो रही है। तो ये ज़्यादा डार्क होगी। मैं एक लेयर को देखो डिलीट कर देता हूँ। हाँ, तो अभी अच्छे से काम कर रहा है, तो देख सकते हो। और इसके बाद हम थोड़ा यहाँ पर कलर करेक्शन करेंगे। तो ऊपर वाली लेयर है इसको सिलेक्ट कर लो, यहाँ पर इफेक्ट्स एंड प्रीसेट्स में आ जाओ और यहाँ पर देखो नोमेट्री कलर नाम का जो इफेक्ट है इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो अपनी ऊपर वाली लेयर पे। और यहाँ पर कर्व में चला जाता हूँ और इस कर्व को थोड़ा ऊपर की साइड कर दो ताकि थोड़ी लाइट अच्छे से आ पाए, और इसको थोड़ा इस साइड नीचे कर दो और थोड़ा इसमें येलो स्टोन लानी है क्योंकि जो बाकी की चीज़ें वो थोड़ी येलो हैं। तो यहाँ पर क्रिएटिव में आ जाओ और शेडो टिंट को मैं यहाँ से देखो थोड़ा सा येलोइश करूँगा, ज़्यादा नहीं करना। तो मैं थोड़ा यहाँ से
हाँ, तो इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। तो ये हो गया हमारा सीन यहाँ पर। तो कुछ इस तरीके से आपको करना था। और इसके बाद मैं क्या करूँगा, जो ये लोमेट्री कलर का जो प्रीसेट है इसको कॉपी कर कंट्रोल जी से कॉपी करूँगा और नीचे वाले पे यहाँ पर अप्लाई कर दूँगा। तो ये दोनों लेयर्स पर अप्लाई हो गया है। तो कुछ इस तरीके से आपको इफेक्ट क्रिएट करना था। अभी जो हमारी जो वीडियो है उसमें थोड़ा मूवमेंट डालने के लिए क्या करेंगे हम, इन सारी लेयर्स को देखो इस तरीके से मैं सिलेक्ट करूँगा, राइट क्लिक करूँगा, प्री कंपोज, और ये मूव ऑल एट्रीब्यूट्स वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना और ओके दबा देना। तो यहाँ पर ये इसके अंदर हो गया है, एक लेयर बन गई है क्योंकि सारी चीज़ें इसके अंदर कॉम्पोजिशन में चली गई है, हमने इसे प्री कॉम्प कर दिया है। तो इस पर पी दबाओ फॉर पोजीशन और ऑल्ट को होल्ड रखो, लेफ्ट ऑल्ट जो आपके कीबोर्ड में है उसको होल्ड रखो, और यहाँ पर जो ये वॉच का आइकन दिख रहा है ना इसको क्लिक कर दो। तो ये कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा और यहाँ पर टाइप करो विगल, तो ये ऑप्शन आएगा, इस पर डबल क्लिक करो और ब्रैकेट के अंदर आपको 3,9 लिख देना है और कहीं पर भी बाहर क्लिक कर दो। इसके बाद आप देख सकते हो आपकी वीडियो है वो कुछ इस तरीके से हिलने लग गई है, लेकिन हिलते ही आप देख सकते हो यहाँ पर कुछ ब्लैक बॉर्डर्स क्रिएट हो गए हैं। तो यहाँ पर देखो एस दबाऊंगा, एस फॉर स्केल, यहाँ पर 102 कर दूंगा इसकी स्केलिंग को। इसके बाद जो ब्लैक बॉर्डर्स हैं वो कवर हो जाएंगे और यहाँ से आप अपनी वीडियो को प्ले करके देख सकते हो। और पी दबा के मैं यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। तो इसको जो 9 है मैं इसको 6 कर लूँगा ताकि ज़्यादा जो वीडियो है उसमें ज़्यादा मूवमेंट ना हो। और इसके बाद देखो यहाँ पर बर्ड्स वगैरह भी लगा सकते हो, मैं दिखा देता हूँ बर्ड्स वगैरह कैसे लगाता हूँ मैं। तो देखो मैं डायरेक्टली गूगल पे आ जाता हूँ और यहाँ पर मैं यूट्यूब पर चला जाऊँगा और यहाँ पर देख सकते हो ग्रीन स्क्रीन बर्ड्स। तो यहाँ पर देख सकते हो, तो मुझे ये वाली जो बर्ड्स है 5 सेकंड की ये सही लगी नहीं काफ़ी। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर प्ले नहीं करूँगा, कॉपीराइट वगैरह आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं इसे हाइड कर रहा हूँ स्क्रीन पे। तो शेयर करूँगा कॉपी और इसके बाद मैं जाऊँगा यूट्यूब वीडियो डाउनलोडर और जो शेयर का लिंक था उसको यहाँ पर पेस्ट कर दो और यहाँ पर 360 जो रेजोल्यूशन इसमें डाउनलोड कर लेता हूँ। तो इसके बाद डाउनलोड का, तो ये डाउनलोड हो गई डायरेक्टली, हमारी वीडियो यहाँ पर डाउनलोड होके आ गई है। इसके बाद मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर लूँगा अपने आफ्टर इफेक्ट के अंदर। तो सॉरी, पहले इस कॉम्पोजिशन को ओपन कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पर लगाना है, क्योंकि हमने उस पर मूवमेंट डाल रखी है तो वो मूवमेंट ना इसके ऊपर भी आनी चाहिए। तो इसके बाद यहाँ पर देखो मैं जाऊँगा इफेक्ट्स एंड प्रीसेट्स में और यहाँ पर की लाइट इफेक्ट होता है उसको लेके आऊँगा, की लाइट 1.2, उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा और यहाँ पर ग्रीन कलर को मैं सिलेक्ट कर लूँगा और इसके बाद यहाँ पर प्ले करके देख सकते हो मैं इसकी स्केलिंग को इंक्रीज़ कर लूँगा और इसे मैं यहाँ पर ले आऊँगा। इसके बाद आप देख सकते हो ये कुछ इस तरीके से बर्ड्स क्रॉस होके जा रही है स्क्रीन से। इसके बाद मैं बाहर आ जाऊँगा जो हमारी मेन लेयर है और इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से आपका सीन दिखाई दे रहा है जो कि काफ़ी ज़्यादा बढ़िया दिखाई दे रहा है। और इसके बाद हम क्या करेंगे, एक एप्पल का लोगो ले लेंगे, इमेजेस में जाऊँगा और यहाँ पर एक ट्रिक बता देता हूँ, कलर में जाओ, ट्रांसपेरेंट पे जाओ, अब जो भी चीज़ें आएंगी वो ट्रांसपेरेंट ही आएंगी। हाँ, तो इस एप्पल के लोगो को मैं डाउनलोड करूँगा, सेव इमेज है एसेट्स में, यहाँ पर सेव हो गया है तो मैं बंद कर देता हूँ इसको। इसके बाद मैं देखो यहाँ पर आ जाऊँगा और यहाँ से मैं इस लेयर को डिलीट कर दूँगा और जो एप्पल का लोगो है मैं इसको यहाँ पर ले आऊँगा और मैं इसको Ctrl+Shift+D यहाँ पे स्प्लिट कर दूँगा इस लेयर को और एस से मैं इसकी स्केलिंग को डाउन कर लूँगा और यहाँ पर मैं देखो इस पे ना एक फिल इफेक्ट लगाऊंगा, फिल सर्च करो फिल और इसको इस पे लगा दो तो ये रेड कलर का हो गया। यहाँ से मैं इसको वाइट कर दूँगा। तो इस तरीके से देखो हमारा ये पूरा एनिमेशन हो गया है। और इसके बाद देखो मैं इसकी स्केलिंग है इसको थोड़ा छोटा कर दूँगा और यहाँ पर मैं इसके फर्स्ट फ्रेम पा जाऊँगा। उसके लिए क्या करना है, आई दबा दो और यहाँ पर एस पे की फ्रेम लगा दो और लास्ट फ्रेम पे आ जाता हूँ यहाँ पर
और इसको मैं 8 कर देता हूँ। तो कुछ इस तरीके से एनिमेशन हो जाएगा, देख सकते हो। तो ये पूरी वीडियो है जो हमारी तैयार होगी। इसके बाद Ctrl+M से मैं लास्ट पे यहाँ पे रेंडर कर लेंगे। और यहाँ पर आउटपुट मॉडल में मैं हमेशा जो सेटिंग करता हूँ आपको दिखा देता हूँ। फॉर्मेट पे जाता हूँ और यहाँ पर इसे 50 कर देता हूँ। और यहाँ पर जो H.264 है ये MP4 है, ये पहले से सिलेक्टेड रहता है, तो इसको सिलेक्टेड रहने दो, बाकी सेटिंग्स छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर ओके दबा दो और आउटपुट को सेट कर लो जहाँ पर आपको इसका आउटपुट चाहिए। तो मैं फाइनल के नेम से मैं इसे सेव कर लेता हूँ यहाँ पर फाइनल, और यहाँ पर इसे रेंडर कर लेता हूँ। तो यहाँ पर ये रेंडर हो गया। मैं प्ले करके दिखा देता हूँ वीडियो। तो हमारी फाइनल वीडियो ये रही, जो कि आप प्ले करके देख सकते हो, जो कि काफ़ी ज़्यादा बढ़िया दिखाई दे रही है। इसके बाद एप्पल का लोगो आ रहा है। तो कुछ इस तरीके से आपको ये क्रिएट करना था, जो कि काफ़ी ज़्यादा आसान था, लेकिन थोड़ी चीज़ें आपको समझने की ज़रूरत पड़ेगी कि कैसे कैसे ये सारी चीज़ें काम करती हैं, और होती है बहुत ज़्यादा आसान है। तो यहाँ तक वीडियो देखिए, तो कमेंट कर देना अगर कहीं दिक्कत आ रही है। तो और वीडियो अच्छी लगी तो उसके लिए भी कमेंट कर सकते हो, और लाइक तो कर ही दोगे इस वीडियो को, और सब्सक्राइब कर दो फटाफट से, क्योंकि 30K का टारगेट चल रहा है। 30K इस वीडियो के बाद जल्दी से जल्दी आप लोग को कराने हैं। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।